नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी वाले दिन दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर धमाके की फिराक में थे। आतंकियों के निशाने पर यूपी के कई शहर और धार्मिक स्थल भी थे। बीजेपी ने भरोसा जताया कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करेगी। उधर पूर्व पुलिस अधिकारी ने पढ़े लिखे लोगों के आतंकी बनने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और यूपी पुलिस समेत एटीएस को सतर्क रहने की जरूरत बताई। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ऐसे दहशतगर्दों के जो भी षड्यंत्र हों या सीमा पार इनके जो आका हैं, उनको एक एक करके भारत की सुरक्षा एजेंसियां, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, इन सब को वो पाताल में भी छुपे होंगे तो भी उनको निकाल लाएंगे और उनको नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। इनके सारे षड्यंत्रों को तहस नहस करेंगे। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतने पढ़े लिखे नौजवान जिनकी शिक्षा पर लाखों करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ है, वो बजाय मरीजों की सेवा करने के इस विध्वंस के कार्रवाई में लगे हुए हैं। यूपी में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने का इरादा था। अवश्य ही अयोध्या और वाराणसी विश्वनाथ धाम भी टारगेट रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और एटीएस को, विशेष रूप से एटीएस को बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। जरा सी सूचना मिलने पर तत्काल छापेमारी होनी चाहिए। ऐसे जो भी तत्व हैं सब जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, बाबरी का बदला लेने का प्लान सुरक्षा एजेंसियों ने किया नाकाम। डॉक्टर गैंग की खुल रही सच्चाई, पाकिस्तान की साजिश सामने आई। विस्फोटक के लिए जुटाया सामान, टेरर फंडिंग का भी आया नाम। डॉक्टर की पढ़ाई, आतंकी दिमाग, किस किस का किया माइंड वॉश। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले सवाल अरविंद जैन जी आपसे, हालांकि जुड़ेंगे। शरद त्रिवेदी जी, विपक्ष के सवाल हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि हर आतंकी वारदात के बाद ये उम्मीद होती है कि कल बेहतर होगा, लेकिन कुछ सालों बाद वही कल बारूद में सुलगता नजर आता है। विपक्ष के भी सवाल होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिम्मेदारी किसी न किसी की बनेगी। देखिए, 80 के दशक में जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक आयरलैंड का आतंकी संगठन था, उसके एक ऑपरेटिव ने कहा था कि वी हैव टू बी लकी ओनली वंस, यू हैव टू बी लकी ऑलवेज। तो जिस तरह की घटनाएं आप देखें कि पिछले एक दशक में ये हुई है कि हर दिन, आए दिन, हर महीने, हर 15वें दिन कहीं ना कहीं आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उनसे असला बरामद किया जा रहा है। और आतंकी घटनाएं जो है, जो पूरे भारत में होती थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, संकट मोचन मंदिर, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, हर जगह बम एक्सप्लोजन हो रहे थे। अब वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो जिस तरह का प्रहार हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इनके ऊपर किया, उसका नतीजा आपके सामने है। और कश्मीर में भी, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में ये चीज सीमित रह गई है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव टू बी लकी ऑलवेज, ऐसा नहीं हो सकता है इतने, क्योंकि ये जो घटना घटी है, इसके पीछे हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले ही से खड़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि जैसे एक डीआईजी हैं कश्मीर पुलिस के, उन्होंने किस तरह उन पोस्टर जो लग रहे थे कि हम बम फोड़ देंगे, उनको पकड़ा, पोस्टर लगाने वाले को, फिर जिसने जो उनके आका थे उनको पकड़ा, उससे ये पूरी कड़ी खुली है। तो ये कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि जो घटी है वो भी अत्यंत दुखद, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस तरह की घटना को कितनी, जो आप देखें कि 3 टन जहां एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, पूरा ये देश तबाह कर सकते थे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो सब इनके निशाने पे थे। तो ये लगातार इस तरह की प्रहार किया जाता है। हमने भारत में ही किया है, विदेश में भी किया, हमने पाकिस्तान में उनके यहां घुस के मारा है, 11 आतंकी संगठनों को तबाह किया है। मसूद अजहर का तो पूरा खानदान खत्म हो गया। वो खुद कह रहा था कि खुदा करे कि मैं भी उनमें मर जाता।
तो ये जो जिस तरह का प्रहार हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी फौज ने किया है, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली का कोई भी जो जिला नहीं था, कोई भी एक मार्केट नहीं था जहां इस तरह की घटनाएं घटनी है, अब वो सारी बंद हो गई हैं। एक चूक जरूर हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इसलिए अभी उस पर कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। सवाल ये भी है, चीजें बात आएंगी शरद जी, सारी सब आपके सामने। सवाल ये भी है कि आप सीमा पार से भी लड़ते रहेंगे और अंदर भी लड़ते रहेंगे। सीमा पार वाला तो दुश्मन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर वाले दुश्मन दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भारत के नागरिक होते हुए भी देश के दुश्मन है। कुछ है ऐसे, सबको नहीं कहा जा सकता, ये बात भी होगी कि सबको हम नहीं गिन सकते इस पे, लेकिन सवाल फिर वही कि इस देश को जो अपना मानता है वो तो ऐसा करेगा नहीं। जी हाँ, देखिए, जो एक चीज मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद में क्या फर्क है। आतंकवाद जो है उसका एक सीमित दायरा होता है, एक सीमित लक्ष्य होता है। जैसे आप देखें कि श्रीलंका में जाफना में इस तरह की घटनाएं घट रही थी, वो हासिल उनको हुआ या नहीं हुआ, वो बात खत्म हो गई, वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। इस्लामिक आतंकवाद जो कहता है हमें गजवाउल हिंद चाहिए, गजवाउल विश्व भी चाहिए इनको, तो जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। उसके खिलाफ तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ प्रहार करना पड़ेगा, उनकी जड़ों को काटना पड़ेगा, उनकी डालों को काटना पड़ेगा। तो ये इसका सिर्फ यही एक नतीजा है। कहीं भी आप देखिए कि अफगानिस्तान में रूस के लोग जो वापस चले गए, तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकनों से लड़ना शुरू किया। अब जब दोनों चले गए तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान, मतलब मोरक्को से लेके मलेशिया तक, फिलीपींस तक, जहां भी है वहां इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि ये इस्लामिक आतंकवाद है। इसका जो लक्ष्य है वो पूरे, ठीक, मैं समझ गया, इस्लामिक आतंकवाद। अभिषेक जी, सही है गलत? अभिषेक जी, देखिए कई चीजें जो खुलासे हो रहे हैं उस हिसाब से पहले तो देखिए कम पढ़े लिखे लोग, अब तो डॉक्टर जैसे डॉक्टर की एक फौज खड़ी की गई। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस वाले दिन, उसको भी चुना गया था। 26 जनवरी का दिन भी चुना गया था। कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। सवाल यही कि हम जिसे अपना मान रहे हैं वो तो अपना हमें नहीं मान रहा है ना। देखिए, हम लोगों ने आपसे शरद जी आपसे नहीं, अभिषेक जी से है ये सवाल। नहीं किया है। अभिषेक जी से, अगर हम लोगों ने अभिषेक जी से सवाल है। शरद जी, देखिए, शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, अभिषेक जी से सवाल है। नहीं, बड़ा वाजिब है राहुल भाई, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसकी, आप जब बात कर रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए कि जो इस देश के हैं वो ये देश भारतवर्ष उनके साथ हमेशा रहा है, और जिन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है वो जमीर बेच करके इस तरीके से देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो ये घटना हुई है, चाहे पहले हुई या अभी की घटना, ये बहुत ही देश को शर्मसार करने वाली है, क्योंकि देश के साथ हर वक्त हर एक व्यक्ति को खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है और देश की सुरक्षा जो जिस समय जो सत्ता में रहता है उसकी होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारे शरद भाई ने कहा, मैं क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, तो मैं एक छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि खुफिया एजेंसी की चूक भी हुई तभी इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं मानता हूं कि खुफिया एजेंसी की बहुत सारी कामयाबी भी उन्होंने हासिल की, लेकिन चूक हुई, उसकी वजह से यह घटना हुई। लेकिन इसी घटनाक्रम में अगर आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 2014 में उरी अटैक हुआ था, कारगिल अटैक हुआ था 2015 में, पुलवामा अटैक हुआ था 2016 में, अमरनाथ अटैक हुआ 2016 में, पठानकोट अटैक हुआ था 2016 में, उसके बाद अक्षरधाम अटैक हुआ था, फिर उसके बाद कश्मीर हिंदू अटैक हुआ, कश्मीर हिंदूज के लिए अटैक हुआ था 2019 में, 2021 में हुआ था पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2023 में, 2024 में बेंगलुरु कैफे कांड हुआ, 2025 में अभी ये रेड फोर्ट का कांड हुआ। किसकी गवर्नमेंट थी? क्या हमेशा सिर्फ आप इन चीजों पे लेकर के चलेंगे? हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम क्यों नहीं बात करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि किसी एक वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो लोग
इस बात को नहीं समझते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। वो देश के खिलाफ जाते हैं। जो देश के लिए बात करते हैं, जो प्रदेश के लिए बात करते हैं, वो हमेशा देश और प्रदेश के साथ खड़े होकर के उनकी प्रगति के लिए मार्ग खोजते हैं और प्रगति की ओर लेकर के चलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हम सब ने देखा कि कैसे कोविड काल में मुस्लिम भाइयों ने भी पूरा साथ दिया, हिंदू भाइयों ने भी पूरा साथ दिया, सिख भाइयों ने भी साथ दिया, हर किसी वर्ग ने साथ दिया। कोई देश के खिलाफ नहीं था। लेकिन जो देश के खिलाफ है, मैं कहता हूं आपके मंच से कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश से बड़ा ना अभिषेक वाजपेयी हो सकता है, देश से बड़ा ना राहुल जी हो सकते हैं। देश सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि देश का तिरंगा गर्वान्वित होने वाला होना चाहिए। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन सिर्फ आप बैठ करके सिर्फ षड्यंत्र कीजिए, आप बैठ करके कोसिए, वो चीजें नहीं चलेंगी। अरविंद जैन जी, जिस तरीके से खुलासा हुआ, उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल इसके निशाने पर थे। कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर का दिन भी चुना गया था, और जिस तरीके से जांच एजेंसियां इसकी तह तक जा रही है, धीरे धीरे एक एक परत खुलते जा रहे हैं, और हर एक जब परत का खुलासा हो रहा है तो होश उड़ा देने वाला है। ये बिल्कुल ठीक है आपका कहना, ये बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि ऑफ लेट बहुत से पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम कम्युनिटी के आतंकवाद में लिप्त पाए गए हैं, इंजीनियर्स की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये नहीं है कि कोई पहली गिरफ्तारी है जिसमें कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स, MBBS MD जिसमें शरीक रहे हैं। पर बड़ा अफसोस होता है कि इसी धरती पर पल रहे हैं, यहीं पे टैक्स पेयर्स के पैसे पर MBBS MD किया है, और बजाय इसके कि गरीबों की सेवा करें, वो इसी देश को दहलाने में लगे हुए हैं। बहुत से धार्मिक स्थल भी बताया जाता है उनके निशाने पे हैं। बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारी सांप्रदायिक तनाव ऐसे में व्याप्त होगा। तो मंसूबे निहायत नापाक हैं, और मेरा ये मानना है कि इंडिया की एक छवि बनी हुई है कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। इस सॉफ्ट स्टेट को त्याग कर और बहुत सख्त नजरिया अपनाया जाना चाहिए, और इन सब में जो भी लिप्त हों दूर दूर तक किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल्स होने चाहिए जिससे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी की सजा ऐसे लोगों को मिल सके जिससे दूसरों के लिए एक नजीर बने। ये किया जाना नितांत आवश्यक है, इसको लाइटली लेने से काम नहीं चलेगा। अरविंद जैन सर, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि ऐसे केसेस में हुआ है, उम्र कैद भी है, फांसी की सजा भी हुई है, कुछ तो ऐसे हैं जिनको मरने का डर ही नहीं है, बस उनका मकसद है मारना। तो हम कैसे उस समाज को जो इनके बहकावे में आते हैं रोका जा सकता है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। जब पढ़े लिखे लोग इनके भ्रमजाल में आ जाते हैं, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनसे जो केस को देख के लग रहा है कि देश बाद में, अपने परिवार बाद में, सब बाद में, लेकिन पहले क्या, वो ऐसे केस देखने के बाद तो यही लगता है। देखिए, तुर्की में बताते हैं, हैंडलर है अंकारा में, तुर्की जो है वो खुलकर साथ देता है पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया उसने और अजरबैजान ने। तो ये कोई इसमें कोई नई बात नहीं है कि तुर्की से साजिश रची जा रही हो। बहुत से लोग इंडिया के राइज को देखकर ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं और नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल पावर बन रहा है इंडिया, इस टाइप की कॉन्स्पिरेसीज होती रहेंगी। हमें अपने को ग्लोबल पावर बनने के लिए तैयार करना होगा, उसी हिसाब से लॉज फ्रेम करने होंगे। ऐसे लोगों को कतई जमानतें नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो जिंदगी भर जेल के सीखचों के पीछे रहें या हैंग किए जाएं। जब हैंग किए जाते हैं, फिदाइन उसमें वो बात नहीं आती है। जब हैंग किए जाते हैं तो पूरा देश उसको देखता है, सुनता है, समझता है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है।
तो ये होना चाहिए, ये किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसी इस प्रकार की अल फलाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि निसारुल हसन वहाँ से बर्खास्त किया 2023 में मनोज सिन्हा साहब ने, इन्हीं सब गतिविधियों के लिए। सीआईडी की रिपोर्ट है कि ये टाइम बॉम्ब है और उसको इन्होंने तत्काल यहाँ पर जॉब दे दिया। ऐसे सब लोग इसमें लपेटे में आने चाहिए, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करनी हो वो भी की जानी चाहिए। एक ऐसा एक्शन प्लान बनना चाहिए जिससे लोगों को लगे ये सॉफ्ट स्टेट वाला जो है ये तमगा, इसको अपने से हटाना होगा। हमें बहुत डिटरेंट एक्शंस लोगों के ऊपर लेने होंगे, अन्यथा वही पहले वाली स्थिति हो जाएगी कि हर त्योहार पर 6 दिसंबर पर सब जगह जो है। लेकिन अरविंद जैन सर, ऐसा है तो नहीं कि मामला कोर्ट में जाता है और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, उनके लिए खड़ा भी होता है, उनके लिए फंडिंग भी होती है, उनके लिए कोई ना कोई गिरोह भी आ जाता है, उनके लिए राजनीतिक हितैषी भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इस देश ने बहुत कुछ देखा है। आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब सॉफ्ट स्टेट के ही लक्षण हैं। हम ये सब होने देते हैं, हम खुलकर इन सब चीजों का विरोध करने नहीं उतरते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि आधी रात को ऐसे ही लोगों के लिए दरवाजे खुलते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। डेमोक्रेसी में इस टाइप की हरकतें नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमें सबको जागरूक बनना होगा, हमें सबको जो है वो अपना अपना रोल इसमें अदा करना होगा। अगर हम सब के सब अलर्ट रहेंगे तो इस प्रकार की हरकतें नहीं हो पाएंगी। कोई भी डरेगा इस प्रकार की हरकत करने से, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार होना होगा। और हम अगर तैयार नहीं रहेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगर ये पकड़े ना गया होता ये मॉड्यूल फरीदाबाद में, सहारनपुर में, बहुत खुलासे हो रहे हैं उसमें कि 200 बमों को दागने की साजिश थी, हथियारों से हमला करने की साजिश थी, कई धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश थी, दिल्ली के कई इलाकों को। इन्हीं कारों का इस्तेमाल होता बमों को लगाने के लिए, आईडीज को प्लांट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में गाड़ियां भेजी जाती। ये बहुत ही वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जैश ए मोहम्मद की फंडिंग से। ठीक, शरद त्रिवेदी जी, सवाल है कि भारत बारूद पर ही बैठा रहेगा और वो बारूद लगाने वाले ऐसे ही लोग रहेंगे, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं कौन कौन। अभिषेक जी ने सही कहा कि इसे किसी धर्म के नजरिए से ना देखिए। देखिए, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो अभी तक कहा जा रहा था कि इनको नौकरियां नहीं मिल रही, आप इनको शिक्षा दीजिए, इनको नौकरियां दीजिए, तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। और ये पहले से ही ये चीजें हैं, क्योंकि जो 9/11 के हाईजैकर्स थे उसमें से 4 पीएचडी थे। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अयमन अली जवाहिरी जो ओसामा बिन लादेन का सेकंड इन कमांड था, वो कायरो से सर्जन था। तो इसका पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं, आप कितना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, उससे इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यहाँ दिक्कत ये है कि जो ये फिदाइन अटैक्स हैं, इनको ये ये रखते हैं, इनको मालूम है कि मौत हमारा इंतजार कर रही है, और इनको ये बताया गया है, जो इनके आका हैं उन्होंने बताया कि साहब आपको जन्नत। नहीं, अभिषेक जी का सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कब तक रोकथाम करेगी, कैसे करेगी, क्या मॉड्यूल है सरकार का? आतंकियों का मॉड्यूल समझ में आ गया। सरकार जो है वो निरंतर कार्रवाई कर रही है। पहले जैसे आपने देखा होगा कि दस्तावेज दिए जाते थे, हम उनको सूचना देते थे, हम उन्हें अपनी हम इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे, उसकी डेटा उनको ट्रांसफर करते थे। अब भारत की सरकार जो है वो खुद कार्रवाई करती है। आप देखें कि जब ग्राउंड स्ट्राइक हुई थी तो हम लोगों ने जज, वकील, जल्लाद तीनों भेजे थे, वहीं के वहीं न्याय और फैसला कर दिया था। जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो जज, वकील, जल्लाद हमने तीनों भेज दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके 11 की 11 बेस तबाह किए, और क्योंकि इसका आदि अंत सर देखिए, आप 3 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। आप बात को समझिए। पाकिस्तान से वहां पल रहे नापाक मंसूबों से, यानी आतंकियों से, और आपके देश में जो बैठा है आतंकवादी, उससे लड़ रहे हैं आप 3 फ्रंट पर लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, जनरल रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ने, 2 हमारे विदेशी दुश्मन हैं और 0.5 जो है देश में दुश्मन है, तो हमको दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वो सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए, विदेश में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है। और भारत में मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने बम फट रहे थे पूरे देश में, आज वो फटने बंद हो गए। आज मुंबई ट्रेन अटैक नहीं होता है। आज 2006 की नहीं, अभिषेक जी का कहना कि देखिए ये बातें ना कीजिए, हुआ क्यों लाल किले पे, ये बात कीजिए। शरद जी देखिए, शरद जी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह की आप इस तरीके से वक्तव्य ना दें। अगर ये देश की बात हो रही है, ये देश की बात हो रही है, तो देश की बात होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बात कहेंगे तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि उरी अटैक हुआ था, उसमें सरकार की स्थिति, कारगिल अटैक हुआ सरकार की स्थिति, पहलगाम अटैक हुआ था किसकी सरकार थी, अमरनाथ अटैक हुआ था सरकार किसकी थी, मैंने पहले भी गिनाए थे। लेकिन यहाँ पे बात देश की है, यहाँ पे किसी की बात नहीं है। अमेरिका आपने बात की, देखिए दो तरीके होते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छी सुरक्षा प्रणाली मानी जाती है, उसमें अगर इस तरीके से अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया तो फिर वर्ल्ड बैंक से उसको लोन कैसे मिल गया, पैसा कैसे उसको दे दिया गया, उसको तो हम रोक ना पाए। लेकिन जहाँ पे क्षति हुई है, दिल्ली में क्षति हुई है, हमारे देश की क्षति हुई है, इसके खिलाफ निरंतर कार्रवाई होगी। हमें समझना पड़ेगा इस बात को। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि रोजगार की आप बात कर रहे थे और बाकी चीजों की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोग बेरोजगार होते हैं, आतंकी संगठन उनके ऊपर नजर रखती है, उनको बहला फुसला करके ट्रेंड करती है। और आपको याद दिला दूं कि कई बार ऐसा सामने ऐसे आए कि सेना से भी कई लोग मिल करके आतंकी संगठन के लिए भी काम करती है, कई सारे पुलिस वाले भी काम करते हैं, कई सारे आम नागरिक भी काम करते हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि नहीं, देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई आपको करनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, परिवार को तंग मत करिए। हमें इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारे क्या करती है कि मजहब आरबीआई के नाम पर नहीं होता है आतंकवाद का, तो ये जो खाद पानी देने का काम कर रही है, ये समस्या है। सोनिया जी के आंसू बहे थे बटला हाउस इनकाउंटर में, किसी मुसलमान के नहीं बहे थे। और ये बात ठीक है, ठीक हो गया शरद त्रिवेदी जी, ठीक। एक बार अभिषेक जी को सुन लेते हैं, अभिषेक जी को सुन लेते हैं। आंसू बहे थे। दिग्विजय सिंह जी, एक मिनट, शरद त्रिवेदी जी, मैं तो कहता हूं कि सियासी पार्टियों ने आतंकवादियों का महिमा मंडन किया, उसी का नतीजा है देश भुगत रहा है। 47 के बाद से आज तक, पता नहीं आगे भी भुगतेगा ही। अभिषेक वाजपेयी जी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि कश्मीर में कौन किसके साथ बैठ करके सरकार बनाया था, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कश्मीर में किसने ब्रांड एम्बेसडर आतंकी संगठन के व्यक्ति को बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। या किसी से छुपा हुआ नहीं है कि प्रधानमंत्री के मंच पे कौन व्यक्ति टेररिस्ट था, कौन देखा गया था, कौन साथ बैठ करके बैठा हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम सब ने देखा। और अभी गिनाने लगूंगा तो फिर तो शरद जी मुझे लगता है कि बगले झांकते हुए नजर आएंगे। यहां पे बात देश की हो रही है, यहां पे बात अभिषेक वाजपेयी की नहीं हो रही है, यहां पे बात राहुल राजपूत जी की नहीं हो रही है, यहां पे देश की मान मर्यादा के लिए बात हो रही है। कब तक आतंकी संगठन का दंश हम झेलते रहेंगे? जब कहीं पे चुनाव होने वाला होता है या कहीं चुनाव हो रहा होता है, तब आतंकी संगठन आ जाता है बीच में। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब चुनाव से भी जोड़ दिया इसे। मैंने राहुल भाई बार बार इसी बात को कहा है कि देखिए यहां पे बात राहुल राजपूत जी की नहीं हो रही है, यहां पे बात अभिषेक वाजपेयी की नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ बात मैं कह रहा हूं, यहाँ बात अरविंद जैन की भी नहीं हो रही, यहाँ बात शरद त्रिवेदी की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बात डॉक्टर शाहीन की हो रही है, यहाँ बात फला खान, फला सिद्दीकी उनकी हो रही है। उन्हीं की क्यों होती है बात, हमारी आपकी क्यों नहीं होती बात? राहुल भाई आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बात है। मैं आपको बता दूं कितनी बार राहुल भाई ऐसा हुआ है कि कितने सारे लोग जो सेना से भी पकड़ाए हैं,
न्यूज देते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए कितने सारे सिविलियंस पकड़ाए हुए हैं, कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकल करके आ रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं। अब आगे बात इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करें जब उनके अरविंद जैन जी, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी आतंकवाद के मुद्दे पर लेकर? सरकार, मैं वही बात कर रहा हूं, सरकार फाइनेंशियल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और इसके अलावा क्या हर इंस्टीट्यूशन में खुफिया एजेंसियां जाकर बैठेंगी? हर जगह जाकर बैठ जाएं, हर घर में जाकर खुफिया एजेंसियां बैठ जाएं, तब जाकर ये मामला सॉल्व हो पाएगा? ऐसा है क्या अरविंद जैन सर? देखिए, सब कहने की बातें होती हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कहते हैं LIU का फेलियर है। उन्हें पता ही नहीं है कि LIU की फंक्शनिंग क्या है। LIU जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करती है, कौन से धरने प्रदर्शन होने जा रहे हैं उनको कवर करती है, छोटे मोटे कहीं पर तनाव हो उसके बारे में रिपोर्ट कर देती है जब हो जाता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कभी LIU ने कोई रिपोर्ट दी हो कि कल ये होने जा रहा है, इसको लेके कोई विवाद हो जाएगा और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, या यहाँ पर ये हमारे पास अभिसूचना है। ये काम अभिसूचना विभाग का है, ATS का है, सिविल पुलिस के जो हमारे थाने हैं उनका है, जो ग्राउंड लेवल पर रहकर काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल से उनको इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और वो उस इंटेलिजेंस को डेवलप करके उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, पर हमको जो है हर समय उन्हीं की तरफ मुंह नहीं देखना चाहिए। हम अपने को कैसे योगदान दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, हम किस तरीके से अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी हैं उन पे निगाह रखें, देखें कि कहीं पर कोई सस्पिशियस गतिविधि तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो घर ले लिया, 2900 किलो वहां पे इकट्ठा कर लिया, वो अगल बगल के लोगों को पता नहीं था। ये सब बातें नहीं संभव हैं। हमें सतर्क रहकर, गाड़ियां आ रही हैं नई दूसरी हर रंग बदल के नहीं, सवाल यही पूछा जाता है कि लाने वाला कौन है, इस पर कोई जवाब नहीं। आया कैसे, सवाल इस पे किया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। मतलब ये देखिए, हमें अपने को सबको गेयर अप करना होगा, 140 करोड़ लोगों को। हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि हमें ग्लोबल पावर बनना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, हमें गरीबी दूर करनी है। अगर हम इन्हीं सब चीजों में अपनी एनर्जी को झोंके रखेंगे, इन्हीं सब में लगे रहेंगे कि किस तरीके से ये 6 दिसंबर निकल जाए, दिवाली निकल जाए, कहीं पे कोई घटना ना होने पाए, ये कोई एक डेवलपिंग सोसाइटी के, एक डेवलप्ड सोसाइटी के ये कोई संकेत नहीं है। तो ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही है, NIA बहुत बखूबी काम कर रही है, ATS बहुत बखूबी काम कर रहे हैं स्टेट्स में, ऐसा नहीं है। पर यह है कि हो जाती है, फिर भी कोई फूल प्रूफ व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है, फिर भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। कोई आदमखोर बन गया है, या तो उसे पकड़ लीजिए ढंग से या गोली मार दीजिए। वो कहीं भी मौका पाएगा तो खाएगा काटेगा, ये भी समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो तैयारी थी, 6 दिसंबर बाबे विध्वंस का दिन, इस दिन भी धमाके की साजिश थी। 26 जनवरी इस दिन का नाम तो आ ही रहा है। प्लानिंग जो की गई कि 200 से ज्यादा बमों से धमाका, अलग अलग गाड़ियों में ले जाकर धमाके करने की कोशिश। गनीमत रही कि कई खुलासे हुए और यह कहा जा रहा है कि हड़बड़ी में जो दिल्ली में धमाका हुआ वो आतंकी से हुआ है। सोचिए अगर अपने मंसूबे में ये कामयाब होते तो भारत की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होती। दो टूक में इतना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।